साल 1980 में माजानंग नगर के पास कई डाकू और लुटेरों की हत्या कर दी गई थी। ये किसने और कैसे किया, ये एक गूढ़ रहस्य था। इस नगर में लुटेरों के दो दल थे, जिनमें से एक था सुगाली गिरोह। ये लुटेरे बेहद निर्दयी थे और अजीब बात यह थी कि इन्हें मारना संभव नहीं था। लोगों के बीच यह धारणा थी कि इनके पास कोई जादुई शक्ति है या फिर ये स्वयं काला जादू करते हैं। इसी कारण इन पर न तो गोली का असर होता था और न ही चाकू से इनका वध किया जा सकता था। घटनाओं के बीत जाने के बाद फिल्म के पहले दृश्य में डेनांग नामक व्यक्ति दिखाई देता है, जो सुगाली लुटेरों की लाशें दफना रहा होता है। यानी ये लुटेरे अब मारे जा चुके थे। उन्हीं मृतकों के बीच एक था जेरोल्ट, जिसकी अचानक आंखें खुल जाती हैं। वह अभी जीवित था। डेनांग उसके पास आता है और कहता है, मैं जान गया हूँ कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम्हारे भीतर काले जादू की शक्तियां हैं। यह बात उसे उस पुस्तक से झात हुई थी जो अब डेनांग के पास थी और पहले जेरोल्ट की थी। ये सुनते ही जेरोल्ट अट्टहास करने लगता है। उसे इस तरह हंसते देखकर डेनांग क्रोधित हो जाता है और एक बड़ा चाकू उठाकर उसे मारने के लिए बढ़ता है। परंतु मरने से पहले जेरोल्ट पूरे गांव को श्राप दे देता है, जब तक मेरा रक्त इस धरती पर रहेगा और जब भी मेरा रक्त या मेरा वंश यहाँ आएगा, तब इस भूमि पर मृत्यु का तांडव होगा। इसके पश्चात डेनांग ने जेरोल्ट का वध कर दिया। अब कई वर्षों बाद कहानी जिया नामक एक लड़की पर केंद्रित हो जाती है। वह अपने मित्रों के साथ अपने पैतृक गांव माजानंग लौट रही होती है। यही वह गांव था जहां जेरोल्ट को मारा गया था। जिया की बातचीत से पता चलता है कि उसकी माता अब इस संसार में नहीं रही। वह अपनी माँ का श्राद्ध करने के लिए इस गांव आई थी। साथ ही वह अपने पिता जेरोल्ट के अतीत के बारे में भी जानने को उत्सुक थी, जिसके कारण उसने यह यात्रा की थी। जैसे ही जिया माजानंग की भूमि पर कदम रखती है, अजीब घटनाएं घटित होने लगती हैं। अचानक मौसम खराब हो जाता है और पूरे गांव में घने काले बादल छा जाते हैं। ये वास्तव में जेरोल्ट द्वारा दिए गए श्राप का प्रभाव था। जैसे ही जिया, जो उसका रक्त थी, इस धरती पर आई, श्राप सक्रिय हो गया और अब यह मृत्यु और विनाश का सिलसिला शुरू होने वाला था। डेनांग जब जिया को देखता है तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेनांग कोई और नहीं बल्कि जिया का नाना है, यानी वही व्यक्ति जिसने अपने दामाद जेरोल्ट का वध किया था। श्राद्ध के दौरान भी डेनांग क्रोध से जिया को घूरता रहता है। श्राद्ध के उपरांत वह जिया को चेतावनी देते हुए कहता है, जितना शीघ्र हो सके इस स्थान को छोड़कर चली जाओ, अन्यथा इस पूरे गांव की मृत्यु का कारण तुम स्वयं बनोगी। इसके बाद दृश्य बदलता है और डेनांग का एक साथी गांव वालों को चेतावनी देता हुआ दिखता है। वह कहता है, जिया का यहाँ आना किसी अनिष्ट से कम नहीं है। जितना हो सके अपनी रक्षा के लिए तैयार रहो। रात्रि में अपने घरों के सभी दरवाजे बंद रखना। यदि कोई दरवाजा खटखटाए तो भूल कर भी मत खोलना, और यदि तुम्हारी आंखों के सामने कुछ आ जाए तो समझ लो कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सिया अपने मित्र के साथ बैठी हुई थी। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से एक गेंद लुढ़कती हुई उसके पास आकर रुकी। गेंद को देखते हुए सिया उत्सुकता में ऊपर चली गई। ऊपर एक भंडार कक्ष था जहाँ एक बड़ा संदूक रखा हुआ था जिस पर ताला लगा था। उस संदूक ने सिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, लेकिन इससे पहले कि वह ताला खोलकर अंदर कुछ देख पाती, डेनांग वहां आ गए। उन्होंने गुस्से में सिया को पकड़ लिया और नीचे ले गए। क्रोध में डेनांग ने कहा, जल्दी से अपना सामान बांधो, रात होने से पहले मैं तुम्हें नगर छोड़ कर आऊंगा। सिया के मित्र को यह बात अजीब लगी। वह सोचने लगा कि आखिर उसके नाना ही उसे यहाँ से जाने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं। उसने सिया से कहा, शायद इसके पीछे तुम्हारे पिता का कोई रहस्य छुपा है। परंतु सिया को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि इस पूरी घटना के पीछे कोई और ही कारण है जिसे उसे जानना था। सिया बताने लगी, मेरे नाना ने कभी मुझे यहाँ आने नहीं दिया। वे हमेशा कहते थे कि अगर मैं यहाँ आई तो इस गांव के लोग मर जाएंगे। पर ऐसा कैसे संभव है कि मेरे यहाँ आने से लोगों की मृत्यु हो जाए। इन्हीं बातों के बीच डेनांग फिर आ गए और सिया व उसके मित्र को लेकर जाने लगे। वे केवल उन्हें नगर छोड़ने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, उनका गुस्सा और घबराहट बढ़ गई। अचानक वे घर के अंदर दौड़ते हुए गए और एक तमंचा उठा लाए। उन्होंने सिया से कहा, तुम घर के अंदर ही रहना, और उसके मित्र को लेकर बाहर निकल गए। सिया ने घबराकर पूछा, आप आखिर चाहते क्या हैं? मुझे किससे बचा रहे हैं? मुझे घर में क्यों कैद कर रहे हैं? लेकिन डेनांग ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप सिया के मित्र को लेकर आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्होंने उसके मित्र को छोड़ दिया और अकेले ही आगे बढ़ने लगे। सिया का मित्र आराम से खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। तभी अचानक उसने हवा में एक काला साया देखा। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसे स्पष्ट दिखा कि 4 काले साए एक ताबूत को उठाए हुए थे।
ये भयानक दृश्य देखकर उसका खून जम गया और वह भय से कांपने लगा। इन्हीं आत्माओं को गांव के 2 सुरक्षा रक्षक भी देख लेते हैं। साथ ही पड़ोस में रहने वाली एक वृद्ध महिला ने भी इन भयानक छायाओं को देख लिया था। जैसे ही वृद्धा ने उन आत्माओं को देखा, उसने तेजी से अपनी बेटी को एक कमरे में छिप जाने के लिए कहा। वह जानती थी कि जो कोई भी इन आत्माओं को देख लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। वह अपनी बेटी की जान बचाना चाहती थी। यहीं हमें यह भी पता चलता है कि वह लड़की जिसे वृद्धा अपनी बेटी कह रही थी, दरअसल सिया की सहेली थी। ताबूत उठाने वाली आत्माएं सबसे पहले अपनी शक्तियों से वृद्धा की हत्या कर देती हैं। इसके बाद वे उन दोनों सुरक्षा रक्षकों की ओर बढ़ती हैं जिन्होंने उन्हें देखा था, और देखते ही देखते वे भी मारे जाते हैं। अब इससे पहले कि वे आत्माएं सिया के मित्र को भी मार डालती, ठीक समय पर सिया वहां पहुंच गई। डर के मारे कांपते हुए उसके मित्र ने बताया, मैंने यहाँ आत्माओं को देखा है। लेकिन सिया को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, जरूर नाना जी ने ही तुम्हें ऐसा कुछ सिखाया होगा। वह अभी यह कह ही रही थी कि तभी उसने देखा कि उसके दोस्त का मुंह सूजने लगा था। वह अपने गले पर ऐसे हाथ रखे हुए था जैसे किसी फंदे से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। उसके पांव जमीन से ऊपर उठ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहा हो। ठीक उसी समय डेनांग वहां आ गए। उन्होंने तुरंत शीशा लाकर देखा तो उसमें उन्हें 4 आत्माएं दिखाई दी। नंगी आंखों से वे नहीं दिख रही थीं, लेकिन शीशे में साफ नजर आ रही थीं। डेनांग ने शीशे में देखकर ही अपनी बंदूक से आत्माओं पर गोली चला दी। इन गोलियों में बारूद की जगह नमक भरा था, क्योंकि इस कहानी के अनुसार नमक से आत्माएं दूर भागती थीं। नमक की वजह से ही उन आत्माओं ने सिया के दोस्त को छोड़ दिया। फिर ये लोग आगे की ओर भागने लगे। सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। उसने डेनांग से सवाल किया, आखिर ये सब क्या है? लेकिन डेनांग ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। उनके पास मौजूद शीशे की मदद से डेनांग अपने सामने आने वाली आत्माओं को देख पा रहे थे। इतने में ही आत्माएं फिर से पीछे से आकर सिया के दोस्त को घेर लेती हैं। वे उसे मार ही देती, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया। अब ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगे। अचानक डेनांग उनकी नजरों से ओझल हो गए। अब वे दोनों पीछे रह गए थे और जानते थे कि आत्माएं जरूर आकर उन्हें मार देंगी। घबराकर सिया अपने दोस्त को लेकर उसके घर की ओर भागी। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने भी उन आत्माओं को देख लिया। आत्माओं ने उसकी माँ को मार डाला। जब वे अंदर गए तो वहां उन्हें कोई नहीं दिखा, बस उसकी माँ की लाइफलेस देह पड़ी थी। यह देख वे दोनों डर गए। सिया की दोस्त ने केबिन का दरवाजा खटखटाकर उसे अपनी ओर बुलाने की कोशिश की, लेकिन सिया को कोई आवाजें सुनाई नहीं दी, इसलिए वे दोनों बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर आए, सिया की दोस्त को दूर से कार आती हुई दिखी। खुशी खुशी वह तेजी से उस कार की ओर बढ़ी, लेकिन जब पास गई तो उसे एहसास हुआ कि वह कोई कार नहीं थी, बल्कि वही भयानक आत्माएं थीं जिन्होंने एक ताबूत पकड़ा हुआ था। इस बार आत्माओं ने सिया की दोस्त को पकड़ लिया और उसे मार डाला। यह देख सिया बहुत दुखी हो गई। यहाँ हम देखते हैं कि डेनांग उस आदमी के पास आया जो पूरे गांव वालों को सावधान रहने के लिए कह रहा था। डेनांग ने उससे नमक भरी गोलियां और एक ताबीज मांगा, जिससे वे उन भूतिया आत्माओं से बच सकें। ये सुनकर वह आदमी डेनांग से पूछता है, तुम करना क्या चाहते हो? डेनांग ने जवाब दिया, जेरोल्ट की बेटी वापस आ गई है। तुम जानते हो ना जेरोल्ट का श्राप क्या है? जब जब उसका रक्त इस भूमि पर आएगा, तबाही लेकर आएगा, लेकिन उसी का रक्त उसका अंत भी कर सकता है। डेनांग ने आगे कहा, अब मैं उसकी बेटी के जरिए उसे हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा और इस गांव को उसके श्राप से मुक्त करूंगा। इसके बाद कहानी में दिखाया जाता है कि किसी ने सिया का अपहरण कर लिया है। उसका अपहरण यांतो नाम के आदमी ने किया था, जो एक समय में डेनांग के साथ लुटेरों का सफाया किया करता था। यांतो ने सिया के गले में वह ताबीज देखा जो उसे बुरी आत्माओं से बचा सकता था। वह समझ गया कि यह ताबीज डेनांग ने ही उसे दिया होगा। सिया ने पूछा, यह ताबीज किस काम का है? यांतो ने जवाब दिया, यह उस श्राप से बचाने के लिए है जो तुम्हारे पिता ने इस पूरे गांव को दिया था। अब सिया को समझ में आ गया कि यह आदमी उसके पिता और नाना के बारे में सब कुछ जानता है। उसने उत्सुकता से पूछा, मेरे पिता के साथ क्या हुआ था? क्या मेरे पिता अब तक जिंदा हैं? यांतो ने जवाब दिया, हाँ, वह अब भी जिंदा है। उसे कोई नहीं मार सकता, कम से कम साधारण तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत से लोगों ने उसे खत्म करने की कोशिश की, यहाँ तक कि डेनांग ने भी। डेनांग ने उसके शरीर के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर दफना दिया, लेकिन फिर भी उसका साया आज भी इस गांव में मौजूद है। इसके बाद यांतो ने सिया को एक और कड़वी सच्चाई बताई, तुम्हारे पिता को सिर्फ तुम ही मार सकती हो। तुम्हारा रक्त ही उसे समाप्त कर सकता है और इस गांव को उसके श्राप से मुक्त कर सकता है।
ये सब उसी श्राप की वजह से हो रहा है जो तुम्हारे पिता ने इस गांव पर लगाया था। सिया ने घबराते हुए पूछा, लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगी? यांतो ने बताया, तुम्हें अपने पिता के शरीर को ढूंढकर उसका सिर और धड़ फिर से एक साथ रखना होगा। जब उनके शरीर के टुकड़े जुड़ जाएंगे तो उनकी आत्मा फिर से उसमें आ जाएगी। जैसे ही ये होगा, तुम्हें अपने हथियार एक कुल्हाड़ी पर अपने रक्त की कुछ बूंदें टपकानी होंगी और फिर उसी कुल्हाड़ी से तुम्हें अपने पिता जेरोल्ट को मारना होगा। तभी उनका अंत होगा और गांव पर से उनका श्राप मिटेगा। इसके बाद यांतो ने एक और चौंकाने वाली सच्चाई बताई। असल में तुम डेनांग की इस पूरी योजना का हिस्सा हो। डेनांग तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए लेकर आया है ताकि तुम अपने पिता जेरोल्ट को खत्म कर सको। सिया को अब तक यही लगता था कि वह अपनी मर्जी से यहाँ आई है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह सब डेनांग की सोची समझी चाल थी। अब तक सिया को यही विश्वास था कि उसके नाना गांव वालों की भलाई के लिए लड़े थे, लेकिन यांतो ने उसे सच बताया। तुम्हारे नाना ने पहले सुगौली लुटेरों को गांव में लूटपाट मचाने दी। जब गांव के लोग पूरी तरह लुट गए तब उन्होंने सुगौली लुटेरों को मार दिया, लेकिन तभी यह श्राप लग गया। इसके बाद तुम्हारे नाना ने जेरोल्ट के दांतों से 3 ताबीज बनाए, एक अपने लिए, एक तुम्हारे लिए और एक अपने एक चेले के लिए, ताकि वे इस श्राप से सुरक्षित रह सकें। बाकी पूरे गांव को उन्होंने इस श्राप का शिकार बनने दिया। ये सब सुनकर सिया को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मैं ही इस गांव को बचा सकती हूँ। लेकिन यांतो ने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम गांव वालों को नहीं बचाओगी। हम सभी गांव वाले बुरे हैं, हम मरने के ही लायक हैं। यह कहते ही उसने सिया पर बंदूक तान दी ताकि वह उसे मार सके और यह श्राप कभी खत्म ना हो। लेकिन इससे पहले कि यांतो गोली चला पाता, सिया ने अपनी टांग से पास रखी कुर्सी को धक्का दे दिया। यांतो का निशाना चूक गया और गोली दीवार पर जा लगी। बंदूक की आवाज सुनकर डेनांग वहां आ गया। वह सिया को बचाने के लिए यांतो से भिड़ गया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। आखिरकार डेनांग ने सिया को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। यहाँ पर सिया डेनांग से कहती है, मैं आप पर भरोसा नहीं करती, मुझे आपसे घृणा हो रही है क्योंकि यह सारा श्राप आपके कारण है। उसकी बात सुनकर उसके नाना जी उसका हाथ पकड़ते हैं और उस पर गहरा घाव कर देते हैं। उसके हाथ से बहते रक्त से वे एक कुल्हाड़ी को रंग लेते हैं। इसके बाद वे कुल्हाड़ी सिया को थमाते हुए कहते हैं, अब इसी के माध्यम से तुम अपने पिता का वध कर सकती हो। लेकिन सिया यह सुनते ही साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वह अपने पिता से अत्यधिक प्रेम करती थी। उसे ये झात हो चुका था कि उसके पिता उतने दुष्ट नहीं हैं और वह 10 वर्षों के पश्चात उनसे मिलने वाली थी, तो वह उनका वध नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर डेनांग कहता है, ठीक है, यदि तुम नहीं मारोगी तो मैं मारूंगा। मुझे सिर्फ तुम्हारे रक्त की आवश्यकता थी जो मुझे प्राप्त हो चुका है, अब मैं उसे समाप्त कर दूंगा। इसके पश्चात डनिंग सिया को अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसने वहीं पर जेरोल्ट के शरीर को दफना रखा था। घर लाने के बावजूद भी डेनांग सिया को यही अनुभव कराता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण केवल और केवल वही है। यह सुनकर सिया क्रोधित हो जाती है और उसे लगने लगता है कि अब उसे भी इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। अतः वह अपने गले से वह ताबीज उतार देती है जो उसके पिता के दांत से निर्मित था। जैसे ही उसने ताबीज हटाया, भूत प्रेत उसके समक्ष प्रकट हो गए जिनको उसने देख लिया। इससे पहले कि वे आत्माएं उसे समाप्त कर देती, डेनांग वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। फिर वह उसे घर के भीतर ले जाता है और घर के पिछले भाग में जाकर खुदाई करने लगता है, जहां उसने जेरोल्ट के शरीर के विभिन्न अंगों को दफना रखा था। जैसे ही डेनांग जेरोल्ट के शरीर के टुकड़ों को पुनः जोड़ने लगता है, पीछे से या तो वहां आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकने का प्रयास करता है। दोनों के मध्य भयंकर युद्ध आरंभ हो जाता है। उधर सिया घर के बाहर जा चुकी थी और तभी उसके पिता जेरोल्ट की आत्मा वहां प्रकट होती है। वह सिया को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सिया अपने पिता को पहचान कर शांति से कहती है, ठीक है पिताजी, आप मुझे मार सकते हैं, किंतु इससे पूर्व कि वे उसे मार पाते, भीतर जेरोल्ट का शरीर पूर्ण हो जाता है और उसकी आत्मा पुनः उसके शरीर में समा जाती है। वह पुनः मानव रूप में जीवित हो उठता है। उसकी आंखें खुलती हैं तो वे बिल्ली की भांति चमक रही थी, जो कि काली शक्तियों का संकेत था। जैसे ही जेरोल्ट पुनः जीवित होता है, उसकी दृष्टि सबसे पहले यांतो पर पड़ती है। वह बिना किसी विलंब के यांतो की हत्या कर देता है, जबकि यांतो उसे देखते ही क्षमा याचना करने लगा था। इसके पश्चात डेनांग भी जेरोल्ट से क्षमा मांगने लगा। उसने स्वीकार किया, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम एक साधारण लुटेरे थे, तुम्हें काले जादू का कोई ज्ञान नहीं था। मैंने ही तुम्हें यह विद्या सीखने के लिए प्रेरित किया और जब तुम्हारी शक्तियाँ अत्यधिक बढ़ गईं, तो मैंने तुम्हारा वध करवा दिया। ये सुनकर जेरोल्ट क्रोधित हो उठा। उसने डेनांग से पूछा, आखिर क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और वह उसे मारने ही वाला था कि तभी डेनांग बोल उठा,
मुझे भी ऐसा करने के लिए किसी और ने कहा था। किंतु यह सुनकर भी जेरोल्ड के क्रोध में कोई कमी नहीं आई। वह डेनांग की हत्या करने ही वाला था कि तभी सिया वहां आ पहुंची। उसने दौड़कर अपने पिता को गले लगा लिया और उन्हें रोकने का प्रयास किया। पिताजी, इन्हें मत मारिए, इनकी कोई गलती नहीं। परंतु जेरोल्ड अब किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने कठोर स्वर में कहा, जब तक मैं इस समूचे गांव का अंत नहीं कर दूंगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सिया को समझ आ चुका था कि उसके पिता अब शक्ति के मद में चूर हो चुके हैं। इस विनाश को रोकने के लिए उसे कोई और उपाय नहीं सूझा। उसने अपनी कुल्हाड़ी को अपने रक्त से भिगोया और पीछे से अपने पिता पर प्रहार कर दिया। इसके पश्चात सिया उठी और डेनांग को सहारा देकर वहां से बाहर ले जाने लगी। उसे अब यह झात हो चुका था कि डेनांग वास्तविक रूप से बुरा नहीं था, वह तो किसी और के आदेशों का पालन कर रहा था। किंतु तभी गांव की एक लड़की जिसकी माता अभी अभी मृत हुई थी, इन दोनों की बातचीत सुन लेती है। उसे यह पता चल जाता है कि श्राप के पुनः जागृत होने का कारण कोई और नहीं बल्कि स्वयं सिया थी। क्रोध से भरकर उसने अपनी बंदूक निकाली और सिया को गोली मार दी। यह देखकर डेनांग अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने उस लड़की की भी हत्या कर दी। डेनांग और उस लड़की की मृत्यु के पश्चात सिया अंतिम सांसें गिन रही थी। तभी उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने अपने समीप पड़ी वही कुल्हाड़ी उठाई जिससे उसने अपने पिता का वध किया था और उसे स्वयं के शरीर में घोंप दिया। इस प्रकार सिया को अब मर जाना चाहिए था, किंतु आश्चर्यजनक रूप से वह जीवित रही। हम देखते हैं कि वह सड़क पर सही सलामत चल रही है। उसके घाव स्वयं ही भर रहे हैं। इसका स्पष्ट अर्थ था कि उसके पिता के रक्त के साथ साथ उनकी सारी शक्तियां भी उसमें समा गई थीं। उन्हीं शक्तियों के कारण वह मृत्यु को पराजित कर पुनः जीवन प्राप्त कर चुकी थी। इसके साथ ही गांव का श्राप समाप्त हो गया और यह कथा समाप्त हो जाती है। किंतु फिल्म समाप्त होने के पश्चात एक दृश्य और दिखाया जाता है। एक अज्ञात व्यक्ति वहां आता है और जेरोल्ड की लाश को उठा ले जाता है। उसकी बातों से प्रतीत होता है कि वह वर्षों से जेरोल्ड के शव की खोज कर रहा था। यही वह व्यक्ति था जिसने डनिंग से वे सारे अनिष्ट कार्य करवाए थे।